So we shall proceed further with resident director. Every company shall have at least one director who stays in India for a period of not less than 182 days during the financial year. Provided that in case of the newly incorporated company, the requirement of this section shall apply proportionately as on the end of the financial year with the company is incorporated. द कोर कंसेप्ट ऑफ दिस सेक्शन इज दैट हर कंपनी में ये बोला गया कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में कम से कम 182 डेज से ज़्यादा रहना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि नॉर्मली इसका एक छोटा सा इनहेरेंट कहना चाहिए इंटेंशन लॉ मेकर्स का ये हो सकता है कि जब अगर किसी कंपनी में कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल करने के लिए कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर हम लोग कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ कंपनी की सारी अटेंड कर पाए और जो भी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी होती है वो सारे को अटेंड कर पाए एंड एक्सेट्रा। एंड यहाँ पर एक प्रोवाइज़ो दिया गया है, उसमें ये बोला गया है कि 182 डेज़ का जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोपोर्शनेटली अप्लाई होगा अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज होते हैं। हम नेचुरली 182 डेज़ का जो समय प्रोवाइड किया गया है वो इट इज़ फॉर अ होल फाइनेंशियल ईयर, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में होता है या 2 या 3 महीने में फाइनेंशियल ईयर एंड होने के होता है तो उसमें ये रिक्वायरमेंट जो है प्रोपोर्शनेटली अप्लाई किया जाता है। नाउ वी शैल प्रोसीड फर्दर विद द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में ये बोला गया कि हर कंपनी जो लिस्टेड होती है और कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज को ये बोला गया कि आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखने का पर्पस ये होता है क्योंकि मेनली जब कोई लिस्टेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है तो उसमें नॉर्मली जो बाहर वाले शेयर होल्डर्स होते हैं बहुत मेजर स्टेक होता है उनका भी, तो वो सबको और ड्यू डिलिजेंस कैरी आउट करने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रखा जाता है। Section 149 subsection 4 state that every listed company shall have at least 1/3 of its total number of director as an independent director। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक लिस्टेड कंपनी में जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है ना उसमें जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसका 1/3 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना चाहिए। फॉर द एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है, कुछ कंपनियों को उन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखा है रूल में जहाँ पर कितने मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे। सो हियर विद दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स लाए। उससे पहले हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे इफ़ एनी फ्रैक्शन कंटेन इन अबव 1/3 शैल बी राउंडेड ऑफ एज 1। अगर ऊपर में जो 1/3 का फिगर दिया हुआ है उसमें कोई भी राउंडिंग ऑफ का डिफरेंसेस आते हैं तो उसको नॉर्मल राउंडिंग ऑफ नहीं किया जाएगा बल्कि अपर राउंडिंग ऑफ किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ कंपनी आर एज फॉलोस। द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 2 independent director। Unlisted public company with a paid up share capital of 10 crore or more, unlisted public company with a paid up share with a turnover of 100 crore or more, unlisted public company having outstanding loan deposit debenture exceeding 50 crores or more। In case company is required to appoint the higher number of independent director due to composition of the audit committee, then such higher number shall be applicable to it। ये जो लिमिट्स दिए गए हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टर्नओवर लिस्टेड 10-150 वाली जो लिमिट यहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई है ये सेम लिमिट ना ऑडिट कमेटी के लिए भी होती है। ऑडिट कमेटी का मतलब होता है विजिलेंस कमेटी। दे रिव्यू द वर्क परफॉर्म बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक्चुअली क्या होता है ना कंपनी लॉ में ना कुछ डायरेक्टर्स जो होते हैं ना उसी में से कुछ डायरेक्टर्स को चुन के कमेटीज बनाई जाती है, तो उन्हीं में से ना एक कमेटी है ऑडिट कमेटी जो कि सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में ना कॉन्स्टिट्यूट होती है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के काम को ड्यू डिलिजेंस करती है, जो रिव्यू करती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते हैं जो कि हम लोग सेक्शन 177 में डिस्कस करेंगे बाद में फर्दर। तो उसमें ये बोला जाता है कि अगर जैसे मान लीजिए ऑडिट कमेटी के अंदर में 5 मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर में ना मेजॉरिटी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब मेजॉरिटी अगर इंडिपेंडेंट होगी तो मतलब कम से कम 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, लेकिन हम तो ये जान रहे हैं यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ इस एक्सप्लेनेशन का कि अगर ऑडिट कमेटी बनाने की लायबिलिटी हमारे ऊपर है तो मेनली 3 डायरेक्टर्स तो अपने को रखने पड़ेंगे। तो वो ये कह रहा है
Intermittent vacancy in case of the independent director shall be same as of women director. मतलब any intermittent vacancy in the office of the independent director shall be filled at the latter of immediate next board meeting or 3 months from the date of vacancy, whichever is latter. पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर की जो बात कही गई है वो एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही ध्यान में रखा जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, where any company ceases to fulfill any of the condition for any 3 consecutive financial year, then it shall not require to comply with the provision until such time it meets the requirement. अगर कोई नॉर्मल कंपनीज हैं वो 3 साल तक जो ऊपर में लिमिट प्रिस्क्राइब्ड की गई है उसको अगर फॉलो नहीं करती है तो उसको बोला गया कि आप अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट से रिलीफ ले सकते हो जब तक वापस से इस लिमिट को कंप्लाई नहीं करोगे. नाउ in case company belonging to any class or classes of company for which the higher number of independent director has been prescribed in any other law for the timing in favors, so the higher number shall be applicable to the company. अब अगर मैं लिस्टेड कंपनी की बात करूँ तो लिस्टेड कंपनी में ना सेबी LODR रेगुलेशन चलता है और सेबी बोलता है कि अगर कंपनी में ना कंपनी में हाफ ऑफ द बोर्ड शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर चेयरपर्सन ही मैनेजिंग डायरेक्टर भी वहाँ पर है तो. अब इम्पॉर्टेंट बात ये आ रही है तो सेबी LODR रेगुलेशन को तो कंप्लाई करना पड़ेगा ना, तो वहाँ पर जितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगेंगे उतने ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हमारे बोर्ड में भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर irrespective of the fact that their paid up share capital and turnover. मतलब सो क्लैरिटी के साथ अगर बोला जाए तो कुछ ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिनकी भले ही लिमिट ऊपर से एक्सीड हो गई है लेकिन इनको आपको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से. जॉइंट वेंचर कंपनी, होली ओन सब्सिडरी कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी. नेक्स्ट, सेक्शन 149 सब सेक्शन नंबर 5. ये एक ट्रांजिशनरी प्रोविज़न था जो कि ओमिट हो चुका है बिकॉज कंपनी लॉ को आए 2013 से बहुत साल हो चुके हैं. सेक्शन 149 सब सेक्शन नंबर 6, मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, who is in the opinion of board is a person of integrity posing relevant expertise and experiences. अब यहाँ पर 3 वर्ड आए, इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज. जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर में. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड टुवर्ड द कंपनी, है ना, बाइजनेस नहीं होना चाहिए उसके अंदर में. एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगर आप रिलायंस के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर देखें वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं दे आर मच बेटर क्वालिफाइड. नाउ सेकंड, who is or was not a promoter of company, its holding subsidiary and associate company, is not related to promoter director of the company, holding subsidiary and associate company, has no other pecuniary relationship, कंपनी के साथ उसका कोई pecuniary relationship नहीं होना चाहिए, has no other pecuniary relationship other than remuneration as director or having transaction up to 10% of his total income or such higher amount as may be prescribed with the company's or its holding or its subsidiary or its associate company or their promoter director during the 2 immediately preceding financial year or during the current financial year, provided that provision of section 149 subsection number C shall not apply to the government company. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा इंसान या ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चलता है कंपनी के साथ में, कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, तो वैसे लोगों को हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते ना. तो इंडिपेंडेंट होना है तो उसको बोला गया कि अगर आपकी जितनी टोटल इनकम होती है ना उसका अगर 10% तक का अगर आपके पास ट्रांजैक्शन हो रहा है कंपनी के साथ में, या आप कोई जो रेमुनरेशन रिसीव कर रहे हो उसके अलावा अगर आपका कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ में नहीं है ना, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो. नाउ वी शैल डिस्कस द नेक्स्ट सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन नंबर सेक्शन 149 क्लॉज नंबर
149 सबसेक्शन 6 का क्लॉज नंबर डी, नन ऑफ हिज रिलेटिव होल्ड एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्टेड इन द कंपनी और इट्स होल्डिंग और इट्स सब्सिडरी और during the two immediately preceding financial year or during the current financial year, provided that relative may hold the securities of face value not exceeding 50,000 rupees in the company and 2% of paid up share capital of the company holding subsidiary associate। इसका मतलब बोला गया कि आप जो है कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो रिलेटिव होता है, रिलेटिव हम कहाँ से लेंगे? एज पर डेफिनेशन प्रोवाइडेड इन द कंपनी लॉ, दैट इज सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 77, उसमें हम लोग को रिलेटिव का मतलब डिफाइंड किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर कोई पर्सन है, उसका जो रिलेटिव है, एज पर द रेलेवेंट डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013, तो अगर वो कुछ प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स तक की सिक्योरिटी अगर कंपनी में होल्ड करता है, तो वी विल नॉट कॉल सच पर्सन एज अ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसकी इंडिपेंडेंसी पे उसके फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, अगर वो 50 लाख रुपीज़ की जो फेस वैल्यू की सिक्योरिटी रहता है वो कंपनी में अगर होल्ड करता है और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ होल ग्रुप ऑफ कंपनीज अगर होल्ड करता है, कंपनीज होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, तो वो चल जाएगा। नेक्स्ट, none of whose relative is indebted to the company or their holding or their subsidiary or their associate in excess of or their promoter director in excess of 50 lakh rupees in any of the two preceding financial year including the current financial year in which proposed to be appointed। इसका मतलब ये बोला गया कि किसी का भी रिलेटिव जो है वो 50 लाख रुपए से ऊपर कंपनी का या उसकी होल्डिंग का या उसकी सब्सिडरी का या उसके एसोसिएट का या उसके कोई प्रमोटर डायरेक्टर का ना 50 लाख रुपीज़ से ऊपर का ना इंडेटेड नहीं होना चाहिए। नन ऑफ हिज रिलेटिव हैज़ गिवन अ गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इंडेटनेस ऑफ अ थर्ड पार्टी टू द कंपनी or their holding or their subsidiary or associate or the promoter or director of such holding for a 50 lakh rupees during the two immediately preceding financial year or during the current financial year। इसका मतलब ये हो रहा है कि किसी के भी रिलेटिव ने, कोई जो बंदा अपॉइंट होना चाहता है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसके रिलेटिव ने किसी भी प्रकार का गारंटी नहीं देना चाहिए किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ में कंपनी को 50 लाख रुपए। यहाँ पर लॉ मेकर की थोड़ी सी ड्राफ्टिंग मिस्टेक हो गई है। दे हैव रिटर्न डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन स्पाइट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एंटायर प्रमोटर ग्रुप, सो देयर इज अ ड्राफ्टिंग मिस्टेक इन लॉ हियर। तो बोला 50 लाख रुपए और हैज़ एनी अदर पिक्यूरियर रिलेशनशिप amounted to 2% more of its gross turnover or total income singly or in connection with the amount referred in 1, 2, 3 above। इसका मतलब या उसका कोई और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ में ना, उसकी जो ग्रॉस टर्नओवर आती है ना, उसका 2% या उसका केवल टोटल इनकम सिंगली या पूरे ट्रांजैक्शन को मिला करके भी अगर उसका 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर को एक्सीड कर देगा, तो वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। नाउ सेक्शन 149 सब सेक्शन नंबर 6 का क्लॉज नंबर E, he says that who neither himself none of his relative hold or has held the position of KMP or is being the employee of the company holding subsidiary associate in the 3 immediately preceding financial year including the current financial year, provided that first proviso shall not apply during the employment of relative for a period of 3 years immediately preceding the financial in which proposed to be appointed। इसका मतलब अगर रिलेटिव पिछले 3 सालों में कंपनी में एम्प्लॉय था तो उसके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं हो सकता, बट करंट ईयर में उसका एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हु नाइदर हिमसेल्फ और नॉन ऑफ हिज रिलेटिव इज ए एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर in any of the 3 preceding financial year including the current financial year in a लीगल और कंसल्टिंग फर्म। उससे पहले बोला फर्म ऑफ ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी और अ लीगल और कंसल्टिंग फर्म दैट इज अ ट्रांजैक्शन विद द कंपनी अमाउंटेड टू 10% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म। तो इसका मतलब बोला गया कि अगर किसी का भी रिलेटिव जो है उसको कंपनी के ना जो कंपनी के
में जो ऑडिटर हैं या जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं या सीएमए हैं, उनका पार्टनर या एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। और कोई भी बंदा खुद या उसका जो रिलेटिव होता है वो कंपनी या कोई उसका कोई लीगल कंसल्टिंग फर्म जैसे कि एडवोकेट्स होते हैं, उसके साथ में उसका कोई ट्रांजैक्शन का उसको ना उसका वो एम्प्लॉय और पार्टनर नहीं होना चाहिए जिसका कंपनी के साथ में पिक्यूरियरी ट्रांजैक्शन 10% और मोर उस फर्म की टर्नओवर का 10% से ऊपर होता है। नाउ who together with relative hold 2% और more of total voting power of the company, जो कंपनी के टोटल वोटिंग पावर का 2% से ऊपर होल्ड करता है। और इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एम्प्लॉय, इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच रिसीव 25% और मोर ऑफ इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द डायरेक्टर और द प्रमोटर or the company or its holding or its subsidiary or associate company or that hold 2% or more of total voting power of the company। जो big riches होते हैं they do not directly hold a share in the company, they create a foundation। If we take the example of Reliance, they have created the Reliance Foundation which ultimately owns the share of Reliance Industries Limited, है ना। So this completes the meaning of independent director। सेक्शन 149 सबसेक्शन 7, सेक्शन 149 सबसेक्शन 7 ये कहता है कि हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बोलना पड़ेगा हर बोर्ड मीटिंग में पहली बार आके कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। एवरी independent director shall at the first meeting of the board of director in which he participates as director, thereafter first meeting of board in every financial year or whenever there is a change in the circumstances that might affect the status of independence, he should give a declaration that he meet the criteria of independence। Section 149 subsection number 8 says that about the code of conduct, it is merely for the reading purpose not for remaining purpose। And now section number 149 subsection 9 कहता है an independent director shall be entitled to be paid sitting fees or reimbursement of the expenses for attending the meeting of the board or committee of the board meeting or profit related commission as resolved by the shareholder, but they are not entitled to ESOP। उनको ESOP नहीं दे सकते ना क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है ना। नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन नंबर 10 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152 एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 consecutive year बट शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द वन टर्म ऑन पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पहली बार जब भी अपॉइंटमेंट होता है तो वो एक टर्म 5 consecutive years के लिए आता है और एक बार जैसे ही उसका 5 consecutive year खत्म हो जाता है तो अगर उसको दोबारा से फिर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है कंपनी के अंदर में तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एक स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% कंसेंट लेना पड़ेगा, जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उसमें SR पास करना पड़ेगा तब वो सेकेंड टर्म के लिए आएगा। नाउ सेक्शन 149 सबसेक्शन नंबर 11 an independent director who has completed the 2 term of 5 consecutive years shall be eligible to be reappointed as a director only after expiry of the 3 years from the ceases to be an independent director। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपना 2 टर्म 5 consecutive years का पूरा कर चुका है तो अब वो कंपनी में 3 साल तक जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो इसका मतलब अगर समरी में बोला जाए तो 5 ईयर्स के लिए ओवर, अगले 5 ईयर्स के लिए SR और अगले 3 साल का कूलिंग पीरियड रहता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और कवर अप किया गया है कि इन जो 3 सालों का पीरियड होता है ना वो उसमें वो कंपनी के साथ किसी भी कैपेसिटी में बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। सेक्शन 149 सबसेक्शन नंबर 12 says that an independent director shall be held liable only for the act or omission which is done which is knowledge attributable to the board process or which is consent or connivance or where is not acted diligently। section 149 subsection number 13 provision of 152 relating to the retirement of director by rotation shall not apply to the independent director। इसका मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर रोटेशनल डायरेक्टर जो कि हम लोग नेक्स्ट ऑडियो क्लिप में डिस्कस करने वाले हैं वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। एंड
एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। इसका मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। This completes section 149 independent director and section 149 subsection number 3 resident director. So now I am ending this clip. From next video onwards we will cover the data bank section number 150. Thank you.